नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हमने शुरू कर दिया है। तो उसके चैप्टर 1 जो 2023 और 24 का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 दी एंड ऑफ बायपोलरिटी है। तो उसके 2 पार्ट बन चुके हैं। तो आप पहले जाके वो देखिए। और इस वीडियो में हम जो है एंड ऑफ बायोपॉलिटी की शॉक थेरेपी और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी होती क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, यानी कि जो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में जो सोशलिस्ट अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम है, यानी कि जो सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थी, वो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था में चेंज हो गई, जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से प्रभावित थी। यानी कि उससे क्या थी, इन्फ्लुएंस थी। यानी कि जो सोशलिस्ट सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम चलता था यूएसएसआर में, जो यूएसएसआर कौन सा यूएसएसआर, रशिया और सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के जो देश मिलके एक यूएसएसआर बनाते, उस यूएसएसआर में जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, उसका सडन चेंज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में हो गया। इसी को ही हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये शॉक थेरेपी क्यों हुई? ये शॉक थेरेपी कम्युनिज्म के कोलैप्स के कारण हुई। यानी कि जो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी, जो कम्युनिस्ट व्यवस्था जिस तरीके से कहती थी कि वो लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करती है, वो उस पे खड़ी नहीं उतर पाई और उसका कोलैप्स हो गया। इसी चीज़ के कारण जो व्यवस्था है वो एकदम से डेमोक्रेटिक हो गई और इकोनॉमिक जो है वो एकदम से कैपिटलिस्ट सिस्टम हो गया। इसी को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। देखिए, नाम से ही पता चलेगा ये एकदम शॉक है कि ये पहले से ही अचानक से हो गया है। ये देखिए, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी कि जो सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया था, तो जितने नए नए देश बने थे सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद, उनमें पहले कम्युनिस्ट व्यवस्था ही यानी कि सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी चलता था। तो उनकी एक ज़रूरत हो गई कि वो अपने इकोनॉमिक मॉडल को बदलें, अपने पॉलिटिकल मॉडल को बदलें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एकदम टोटल शिफ्ट कर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ से। यानी कि उनका ये था कि जो सोवियत पीरियड में जो जो चीज़ें हुई थी उसको एकदम जड़ से उखाड़ दो। जो जो सोवियत यानी कि सोवियत के टाइम पे जो जो सिस्टम थे उसको एकदम जड़ से उखाड़ दो, ताकि सोवियत की निशानियां हमारे मुल्कों में रही ही ना। जो सोवियत से अलग हुए थे, यानी कि मुल्क जो जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तो ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया या यहाँ से जो सोवियत यूनियन के से देश बने थे, तो उन्होंने टोटल शिफ्ट कर दिया अपने मॉडल का, कि कैपिटलिज्म की ओर बढ़ दिया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जब वो यूएसएसआर में थे, लेकिन अब उन्होंने अपने सिस्टम को बदला और अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करा, वेस्ट से कनेक्ट कर दिया और वेस्ट से इन्फ्लुएंस भी थे ये। अब क्या हुआ, जो शॉक थेरेपी थी एकदम जो बाहर की इकोनॉमी से, यानी कि जो वेस्ट की इकोनॉमी यानी कि जो वेस्ट के कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी से जुड़ गई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थे, यानी कि जो सोवियत संघ के पुराने देशों के बीच जो जो व्यापार हुए हुए करते थे, यानी कि जो सोवियत संघ अपने देशों के साथ, जो जिन जिन देशों के साथ व्यापार करता था, जो जो क्या थे अलायंस बनी हुई थी, उन सब अलायंस को तोड़ दिया। कि जो नए देश बने उन्होंने सब अलायंस को तोड़ दिया, उन्होंने एकदम अपनी मॉडल को बदल के वेस्ट के साथ जोड़ दिया कि अब हम व्यापार भी वेस्ट के साथ करेंगे। हालांकि वो एशिया के साथ भी करते थे, लेकिन उनका जो मॉडल था वो वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वेस्ट के जो बड़े बड़े देश थे वो उनको कंट्रोल करते थे, एक तरीके से कंट्रोल ही करते थे। यानी कि उनको क्या कहते थे, रास्ता दिखाने के नाम पे उनको एक तरीके से कंट्रोल ही करते थे। यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देके अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करके वहाँ पे उनकी इकोनॉमी को पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट बना दिया, पूरा का पूरा वेस्ट के साथ जोड़ दिया और उनकी इकोनॉमी को खोल दिया। उनकी इकोनॉमी को खोलने के साथ ही क्या हुआ कि उनके देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि बाहर से जो पैसा लगता है उनके देश में, वो बढ़ गया। उनकी इकोनॉमी खुल गई तो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनके देश में इन्वेस्ट कर सकती हैं, अपने फैक्ट्रीज लगा सकती है, अपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो ये चीज़ें उन उन देशों में हुई और उन देशों की इकोनॉमी
शुरुआती दौर में ख़राब हुई लेकिन बाद में सुधरी। तो ये जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में जो शॉक थेरेपी थी, तो इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। और ये चीज़ें शॉक थेरेपी में हुई कि जो इंडिपेंडेंट देश हुए थे यूएसएसआर के टूटने के बाद, उन देशों ने कैसे ही अचानक एकदम से टोटल ट्रांजिशन कर दिया, टोटल बदलाव कर दिया कि वो अब कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रखेंगे, वो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाएंगे और अपने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था रखेंगे। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है शॉक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। अब कोई 14-15 देश अगर आज़ाद हो रहे हैं, यानी कि जो सोवियत यूनियन का विघटन हो रहा है और उस ईस्टर्न यूरोप में इतने सारे देश बने, सेंट्रल एशिया में इतने सारे नए नए देश बने, तो वर्ल्ड में इनका प्रभाव आता है। वर्ल्ड में जो चेंज है, जो वर्ल्ड पे जो है इफ़ेक्ट, यानी कि वर्ल्ड की व्यवस्था या विश्व की जो पॉलिटिक्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला, क्या इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड में या फिर उन्हीं देशों में, इसी चीज़ के बारे में हम इन टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था कि शॉक थेरेपी ने जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब अर्थव्यवस्थाओं को, मेनली रशिया को बर्बाद कर दिया, एकदम से बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? देखिए, आप पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थे या कम्युनिस्ट इकोनॉमी थे कि जो प्राइवेट ओनरशिप रखते नहीं थे, कि हमारे देश में कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होगी, सब चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल होगी, गवर्नमेंट फैक्ट्री चलाएगी, गवर्नमेंट रूल बनाएगी, सब चीज़ें गवर्नमेंट करेंगी। तो एकदम से सडन चेंज हुआ कि अगर हम मान लीजिए कि कल को सारी चीज़ गवर्नमेंट चलाती थी, कल को जिस फैक्ट्री में मैनेजर था वो फैक्ट्री क्या थी, गवर्नमेंट चलाती थी, और अगले ही दिन ऑर्डर आ गया कि अब वो फैक्ट्री नीलाम की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमने अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बना दिया, ये सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो बेच दी गई और बेची जा रही हैं। मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री जो है वो अच्छा कर रही थी, उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, लेकिन उसको सस्ते दाम में किसी बड़े क्या कहते हैं, अमीर इंसान ने ख़रीद लिया, बड़े कैपिटलिस्ट ने ख़रीद दिया। तो ये क्या कर दिया, मेरी फैक्ट्री का नुकसान हो गया। मेरी थी तो सरकार की, लेकिन मैनेजर तो मैं था, तो फैक्ट्री की ग्रोथ का, फैक्ट्री का नुकसान हो गया। पता नहीं नए मालिक किस तरीके से चलाए, क्या मालूम कि जो काम जिस तरीके से मैं संभाल रहा था फैक्ट्री को, उस तरीके से वो नया मालिक संभालेगा भी नहीं संभालेगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं सडन चेंज की वजह से उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, जो यूएसएसआर के जो देश थे या जो रशिया था, उनकी जो इकोनॉमीज़ है वो एकदम से बर्बाद हो गई। अब रशिया की जो करेंसी थी रूबेल, वो गिर गई, उसकी वैल्यू गिर गई, रशिया में इन्फ्लेशन आ गया। जो सेविंग्स थी लोगों की, वो सेविंग्स जो थी वो ख़त्म हो रही थी। लोगों ने जो पैसे बचा के रखे तो वो पैसे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, तो चीज़ों के प्राइस भी बढ़ेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए हमें पता नहीं भर भर के नोट लेके जाने पड़ते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई, लोगों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इकोनॉमी और लोगों की क्या कहते हैं जो चीज़ें हैं वो एकदम, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो एकदम से उनका डाउनफॉल हो गया, एकदम से वो गिर गए, एकदम से गरीब हो गए। तीसरा ये था कि अब जब सिस्टम चेंज हो गया है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट में बदल गई है, तो वेलफेयर का सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अब वेलफेयर नहीं ना, अब जो स्टेट है जो सब्सिडीज़ देती थी, जो अब रूबेल में जो देखिए, रूसी मुद्रा रूबेल के मूल्यों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। मुद्रा की उच्च दर के कारण लोगों ने अपनी सारी बचत खो दी, प्राइस गिर गए, करेंसी की वैल्यू गिर गई, लोगों की बचत ख़त्म हो गई, और जो सब्सिडीज़ थी गवर्नमेंट ने हटा दी। अब वेलफेयर सिस्टम तो है नहीं। अब सब चीज़ें, अब 90% की जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं रशिया में, उसकी नीलामी कर दी गई। जो मैंने पहले बताया कि जैसे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां थी, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज थी जो चलती भी थी। यूएसएसआर की इकोनॉमी उस टाइम ख़राब भी थी, 1989 या 1990 के दौर में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज थी, कुछ ऐसी कंपनियां थी जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन उनको भी बेच दिया गया, वो भी कम प्राइस में। अब इतने कम प्राइस में फैक्ट्रीज़ को बेच दिया गया, लोगों की नौकरियां चली गई, गवर्नमेंट यानी कि जो जॉब है उसकी गारंटी चली गई, सब्सिडीज़ चली गई, पैसों की वैल्यू कम हो गई, तो इकोनॉमी एक तरीके से पूरी की पूरी बर्बाद ही हो गई। और इन्हीं चीज़ों के कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल या बड़े बड़े लोग थे,
अब इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब हो गई तो वो देश छोड़ के भी चले जा रहे थे। कोई वेस्ट के कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई फ्रांस चला गया, जर्मनी चला गया, कहीं और चला गया जहाँ पे अच्छी इकोनॉमी है, जहाँ पे काम अच्छा है, तो वो अपना देश छोड़ के भी जाते थे। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, माफिया का, रशिया में जो माफिया है उनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ा पॉलिटिक्स में भी, और उनकी रशिया की इकोनॉमी में भी, कि जो माफिया है वो ज़्यादातर कंट्रोल करते थे इकोनॉमी को भी। तो ये क्राइम जो है, जब इकोनॉमी यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्राइम तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें रशिया में भी हुई। चौथा जो परिणाम निकला शॉक थेरेपी का, वो ये था कि अब देखिए डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्या था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demand of economic transformation, यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर उतना ध्यान और प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी आर्थिक परिवर्तन की मांगों पर दी गई। ठीक है। अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसएसआर या जो यूएसएसआर से निकले देश या खुद रशिया भी क्या था, वो इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाएंगे। प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ की कर दी, तो हालांकि इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनको ध्यान दे रहे थे, उनको अच्छा करते। लेकिन एक और गलती उनसे ये हो गई, उन सब देशों से, तो उन्होंने क्या किया कि अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आनन फानन में उन्होंने इतनी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद क्या था, उन्होंने क्या थी, प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी। इतनी पावर प्रेसिडेंट को दे दी कि जो पार्लियामेंट है यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर है, उन्हीं की ही पावर वीक हो गई। अब वो धीरे धीरे क्या थे, उन देशों में प्रेसिडेंट इतनी ज़्यादा प्रेसिडेंट की पावर थी तो वो अथॉरिटेरियन हो गया। अब जैसे सेंट्रल एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी। अब प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर दे दी कि वो पहले के 2 टर्म तो प्रेसिडेंट रहा, फिर आगे अपने टर्म को एक्सटेंड करता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके अपने टर्म को एक्सटेंड करता था। तो एक तरीके से वो डेमोक्रेसी के नाम पे व्यवस्था वही चल रही थी, अथॉरिटेरियन हो रहा था। जैसे आप अभी रशिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर है। अब वहाँ का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, एक तरीके से पूरी की पूरी अथॉरिटी उनके पास है, सारी की सारी पावर ही उनके पास है। उनके सामने अपोजिशन की चलती नहीं है। अपोजिशन को एकदम से ख़त्म कर दिया है उन देशों ने, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है या फिर रशिया को ही ले लीजिए, अपोजिशन एकदम से ख़त्म हो गया है ही नहीं, अपोजिशन ना के बराबर है। तो यही चीज़ है कि शॉक थेरेपी की वजह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करें। अब पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में जुडिशरी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि जुडिशरी को भी पावर थी, तो जुडिशरी को भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। सारी की सारी पावर वही थी एक आदमी के पास जो पहले थी। बस कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और नाम डेमोक्रेसी का था, लेकिन व्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी वही थी। और इकोनॉमी तो ऑलरेडी पहले से ही ख़राब थी शॉक थेरेपी के कारण। अब जितने भी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, वो स्पेशली रशिया की भी, वो 2000 में रिवाइव होना शुरू होगी इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। अब 1990 या 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो 2000 में जाके उनकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होना शुरू हो गई। अब रिवाइव क्यों हुई, क्योंकि उनका जो रीज़न था कि जो जो सेंट्रल एशिया या रशिया ये वाले जो देश हैं, जैसे कि अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन सारे देश के पास ऑयल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, इन सब का भंडार है। तो इन सब का एक्सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया कि इन सब को बाकी देशों में वो बेचेंगे, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसों में फ़ायदा हो रहा था, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा था। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो की, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आया, और लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया, चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी। तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी इनकी क्या थी, वो अच्छे से डेवलपमेंट की ओर बढ़ती गई। तो यही जो था शॉक थेरेपी के परिणाम थे कि शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकले। कि जैसे पहला परिणाम ये था कि प्राइवेटाइजेशन पूरी कर दी, इंडस्ट्रीज़ को सेल कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया। दूसरा परिणाम ये निकला कि करेंसी जो है उनकी वैल्यू कम हो गई,
लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई। तीसरा ये था कि वेलफेयर सिस्टम को एकदम से ख़त्म कर दिया, जो सब्सिडीज़ है वो अब नहीं देंगे, क्योंकि सोशलिस्ट से हम कैपिटलिस्ट में चेंज हो गए, तब सब्सिडीज़ क्यों देंगे, हम वेलफेयर क्यों करेंगे। अब सारी चीज़ें लोग ही चलाएंगे, सरकार थोड़ी चलाएगी कंपनियां, अब लोग ही चलाएंगे कंपनियां। तो सब्सिडीज़ का जो सिस्टम था या जो वेलफेयर का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। चौथा, पावर का जो था इम्बैलेंस था, सारी पावर पावर पूरी की पूरी इम्बैलेंस थी कि एक ही आदमी के पास जो थी वो पावर इतनी ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इतनी ध्यान से बनाया नहीं गया, इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो पावर इम्बैलेंस होना ही था कि ना जुडिशरी के पास पावर, ना पार्लियामेंट के पास पावर, पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। पांचवा ये निकला कि जो इकोनॉमीज़ थी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की, जो यूएसएसआर के बाद जो कंट्री बनी थी टूटने के बाद, उन कंट्री की इकोनॉमी उनके इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद रिवाइव होना शुरू हुई। उस दौरान नहीं हुई जब इन्होंने सोचा था कि हम अपनी व्यवस्था को बदलेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी वो और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब शॉक थेरेपी हुई, जो 1989 में इकोनॉमी थी रशिया की, और 1999 में जो इकोनॉमी थी रशिया की 89 से और ज़्यादा बदतर हो गई थी शॉक थेरेपी की वजह से। तो जो उन्होंने सोचा था कि हम कैपिटलिस्ट मॉडल में चेंज करेंगे, वो चीज़ें नहीं हुई कि जो उन्होंने सोचा था कि कैपिटलिस्ट मॉडल में हम ट्रांसफ़र होके हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो वो एकदम से ट्रांसफ़र हो गया। अगर वो धीरे धीरे करके चीज़ें क्या कहते हैं खोलते अपनी, तब वो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर रहती। जैसे चाइना का मॉडल हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चाइना ने कैसे धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोला, रशिया की तरह एकदम से नहीं खोल दिया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोला, तो उनका मॉडल अच्छा रहा चाइना का, और आज एक इकोनॉमिक पावर है चाइना, यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसे ही रशिया अगर करता तो रशिया भी शायद इकोनॉमिक पावर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एकदम से सडन चेंज किया कैपिटलिज्म में, तो इकोनॉमी एकदम से गिर गई। लेकिन फिर 10 सालों बाद, 11 सालों बाद इकोनॉमी का रिवाइव होना फिर से शुरू हुआ, इकोनॉमी फिर से जिंदा हुई और थोड़ी बहुत पटरी पे आ गई इकोनॉमी। तो यही था इन दोनों टॉपिक में कि शॉक थेरेपी क्या थी और शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे कि इस चैप्टर में अब थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी है कि इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का क्या रिलेशन था, और जो टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट थी कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उनके बीच में क्या क्या टेंशन हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, कंट्रीज़ बनी, आपस में कैसे झगड़े हुए। तो उन सब चीज़ों के बाद उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।